30 साल की दामिनी बेंच पर बैठी बैठी अपने आसपास सारे माहौल को घुलते हुए महसूस कर रही थी। काले कोट और सफ़ेद शर्टों में फाइल थामे उसके सामने से गुजरते वकील, अपने अपने वकीलों से मनुहार करते बहस करते लोग सभी उस कॉरिडोर में थे। चाय वाला 3 बार उसके सामने से निकला और उसने तीनों बार उसे अलग अलग चेंबर में गुम होते हुए देखा। हर कोई अपने में खोया था, हर किसी के लिए अपना दर्द सबसे बड़ा था। सारी दुनिया वैसी ही थी जैसे 15 दिन पहले थी, एक उसकी दुनिया को छोड़कर। कोई उसको देखता तो यही कहता कि वो वही 15 दिन पहले वाली ही दामिनी है। क्रीम टक्ड इन शर्ट, लाइट ग्रे ट्राउजर, उल्टी तरफ की मांग निकाले, छोटी हील के जूते पहने, वही दामिनी तो थी वो। मुंबई के एक बड़े एक्सपोर्ट हाउस की हेड डिजाइनर, जिसके वक्त के लिए जाने कितने लोग तरसते थे। आज वो खुद दिल्ली में कचहरी के बाहर लॉयर के उसे अंदर बुलाने का इंतजार कर रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसे सामने लगे कांच के बाहर के सारे रंग आपस में घुले मिले लगते थे। सब कुछ जैसे बह रहा हो और वो अपनी मुट्ठी में कुछ थाम नहीं पा रही हो, क्योंकि 15 दिन पहले उसकी हथेली से उसकी जिंदगी की सबसे अनमोल, सबसे मुलायम कड़ी फिसल कर बह गई थी और दामिनी कुछ नहीं कर पाई थी। दामिनी की बड़ी बहन श्वेता और उनके पति नमन जीजाजी 15 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। दुनिया में दामिनी उस एक शख्स को जिसे वो अपना कह सकती थी, वो चली गई थी। मुंबई में जब खबर मिली थी तो वो बैठी रह गई थी, दिमाग सुन्न हो गया हो जैसे। वो दामिनी जिसके लिए सब कुछ अंडर कंट्रोल रखना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया था, वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। न भीतर की टूटन को, न तिल तिल करके बिखरते अपने मन को। रह रहकर दीदी का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। जाते वक्त यूं लग रही थी मानो सो रही हो। अभी उठ खड़ी होंगी और कहेंगी, ए सिमी, ये टेसुए क्या बहा रही है, चाय बना जाके। श्वेता दीदी दामिनी से 12 साल बड़ी थी। दामिनी खुद 15 साल की थी जब माँ बाबा के नहीं रहने पर उसे श्वेता दीदी के घर भेज दिया गया था। दीदी और जीजाजी ने उसको खुली बाहों से अपना लिया था। दामिनी खन्ना, अपना नाम सुना तो दामिनी हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। वकील साहब ने दामिनी को बहुत इज्जत से बिठाया और फिर बोले, दामिनी जी, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। मैंने आपको यहाँ आपके दीदी और जीजाजी की विल के सिलसिले में बुलाया है। उनकी इच्छा थी कि अगर उन्हें कभी कुछ बेवक्त हो जाए तो उनके बेटे आरव की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए। दामिनी ने अपनी आंसू भरी आंखें उठाकर वकील साहब को देखा, पर अब उन आंखों में दर्द के साथ साथ हैरत और कुछ हद तक डर साफ था। दामिनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी। दामिनी उसी तरह फटी फटी आंखों से वकील साहब को देख रही थी। पर मैं, दामिनी बस इतना ही कह पाई थी। वकील साहब की अनुभवी आंखें दामिनी की हिचकिचाहट पहचान गईं। दामिनी, अगर तुम आरव को नहीं रखना चाहती तो हमें उसे उसके चाचा चाची के पास भेजना होगा। आरव के पापा और चाचा की कभी बनी नहीं, तो उनके फैमिली लॉयर होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि ये फैसला आरव के इंटरेस्ट में नहीं होगा। पर तुम पे कस्टडी थोपी नहीं जा सकती। आरव 12 साल का है, उसके 21 का होने तक उसकी पढ़ाई और बाकी का खर्चा तुमको रेगुलरली मिलता रहेगा। मैं आरव को बॉम्बे ले जा सकती हूँ। दामिनी अपनी ही आवाज़ नहीं पहचान पा रही थी। वो तुम्हारा फैसला है। अगर सलाह मांग रही हो तो मैं कहूँगा कि उसको कुछ वक्त दो संभलने का, फिर ले जाना। वकील साहब ने अपना चश्मा उतारते हुए शांत आवाज में कहा। दामिनी ने उनको देखकर सर भर हिलाया और कागज लेकर दीदी के घर लौट आई। अंदर आई तब तक भीग गई थी। शोक मनाने आए रिश्तेदार दस्तूर पूरा करके या तो जा चुके थे या जाने वाले थे। पीछे जो रह गया था वो था आरव, दामिनी और उनका साझा दुख, दुख जिसकी कोई निजात नहीं थी। 12 साल का आरव अपनी माँ की हूबहू कॉपी था। उसी के जैसा उम्र से ज्यादा ऊंचा कद, घने काले बाल, लंबा चेहरा, बड़ी गहरी भूरी आंखें जो बिल्कुल खाली थी। दामिनी के दिल में कहीं बहुत गहरी टीस उठी थी, लेकिन उसने उसे दबा लिया। बाहर बादल तेजी से गड़गड़ा रहे थे। आरव,
चल कुछ खा ले, आजा। दामिनी आरव के पास जाती हुई बोली, आप मुझे अपने साथ मुंबई ले जाना चाहती हैं ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपना घर छोड़ के, कहीं भी नहीं। आरव दामिनी को देखते ही बरस पड़ा। उसे वहीं थाली पकड़े छोड़कर आरव बाहर चला गया। दामिनी उसके पीछे जाती तब तक उसका फोन बज गया। मैम, जो आपने फाइल्स भेजे वो दुबई प्रोजेक्ट के हैं। वी नीड फाइल्स फॉर द सिंगापुर प्रोजेक्ट। ऑफिस से फोन था। उसने सिंगापुर प्रोजेक्ट की फाइल तो तैयार ही नहीं की थी। रात तक भेजती हूँ, इतना कहकर उसने बिना आगे बात सुने फोन रख दिया। दामिनी फिर आरव के पास गई। हम कहीं भी जाने की बात बाद में करेंगे आरव, अभी खाना खाते हैं। देख, आलू गोभी बनाए। दामिनी ने फिर कोशिश की। मुझे नहीं खाना और आपके साथ भी नहीं जाना, कह दिया ना। आरव के चिल्लाने से घर के सारे लोगों का ध्यान उस पर आ गया था। दामिनी सबसे निगाहें बचाते हुए रसोई में आई, खाने की प्लेट स्लैब पे रखी और सिसक पड़ी। वो आरव को नहीं संभाल सकती थी। टूटे हुए दिल संभालने के लिए उसे बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत। और उसकी तो हिम्मत ही छिन गई थी। जो खुद को नहीं संभाल सकती थी वो उस बेचारे बच्चे को कैसे संभालती? दामिनी ने तय कर लिया था कि अगले दिन वो वकील साहब को बता देगी कि वो आरव का ख्याल नहीं रख सकती। उसे उसके चाचा चाची के पास भेज दिया जाए। रसोई से अपने कमरे तक का रास्ता यूं था मानो कोई बड़ा पहाड़ चढ़ रही हो और हवा उल्टी दिशा में बह रही हो। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत उसकी पांव की उंगलियों से होती हुई शरीर से बह गई हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि आरव का दुख उस पर गुस्सा बनकर फूट रहा था। सच तो ये था कि उस समय आरव उसे कोई अनजान लग रहा था। श्वेता दीदी का एक नियम था, साल में एक बार सर्दी की छुट्टियों में वो सब इकट्ठा होते थे यहीं दीदी के घर पर। आरव से भी तभी मिलना होता था। हंसता खिलखिलाता मजाकिया बच्चा जिसे अपनी मासी का इंतजार रहता था। लेकिन दुख में इंसान को बदल देने की ताकत होती है। कभी कभी दुख इतना बड़ा हो जाता है कि दिल में और किसी चीज की जगह ही नहीं बचती। इस वक्त आरव और दामिनी दोनों ही अपने दिल में एक दूसरे की वो जगह नहीं ढूंढ पा रहे थे। दामिनी कमरे में पहुंचते ही बिस्तर पर निढाल गिर पड़ी। बाहर बादल फिर गरज रहे थे। खिड़की का पल्ला हल्का सा खुला था। दामिनी पल्ला बंद करने के लिए खड़ी हुई तो पास खड़े फ्रेम को देख वहीं अटक गई। 17 साल की वो खुद और 2 महीने का आरव उसकी गोद में। वो आरव का चेहरा कैमरे की तरफ दिखा रही थी। चोटी से कुछ बाल फिसल कर उसके चेहरे पर आ गए थे। दुनिया से बेखबर वो खिलखिलाते आरव को देख रही थी, मुस्कुराते हुए। फोटो दीदी ने ली थी। दामिनी के जहन में एक बार फिर वो पूरा वक्त रील की तरह चल गया था जब उसे दीदी की जिम्मेदारी बनाकर यहाँ भेज दिया गया था। वो दीदी के पास संभल तो गई थी लेकिन खुश आरव के आने के बाद ही हो पाई थी। आरव दामिनी का खिलौना था, सुकून था, हंसी था उस वक्त। रात बेरात भी जब आरव रोता तो दामिनी उठ के बैठ जाती थी। आरव भी उसकी गोद में बहुत आराम से सो जाता। दीदी तो कहती थी, तू कॉलेज भी ले जाना है इसको, तुम दोनों का चलेगा थोड़ी एक दूसरे के बिना। याद तेज थपेड़ों सी दिल पर पड़ती और दर्द की सिहरन सारे शरीर में दौड़ जाती। वो क्यों आरव का हाथ ऐसे छोड़ दे, कैसे तोड़ दे दीदी का विश्वास? जब वो 2 महीने के आरव का दुख समझ सकती थी तो आज क्यों नहीं? क्या करूं दीदी, कैसे संभालूं सब? दामिनी से सक पड़ी। तभी उसके फोन में एक मेल आया। देखा तो ट्रैवल कंपनी से रिमाइंडर था। सब ठीक रहता तो 3 दिन बाद वो, दीदी, जीजाजी और आरव कूर्ग जाने वाले थे। दामिनी को जैसे कोई इशारा मिल गया था। उसने तय कर लिया था कि वो आरव को फिलहाल इस माहौल से दूर ले जाएगी। आगे की आगे देखेंगे। पर सवाल यह था कि क्या आरव जाने को तैयार होगा? दामिनी ने मेल फिर पढ़ा। कूर्ग जाने का आइडिया नमन जीजाजी का था। उनको और आरव दोनों को ही ट्रैकिंग का बहुत शौक था। कूर्ग के जिस रिजॉर्ट में उन्होंने बुकिंग कराई थी वहां से कई ट्रैकिंग ट्रिप जाती थी। दामिनी हिम्मत करके आरव के पास पहुंची तो देखा कि वो खिड़की पर वैसे ही बैठा था, दीवार से सटा, चुप, गुमसुम। दामिनी चुपचाप खुद भी वहीं बैठ गई। उसने आरव की तरफ हाथ बढ़ाया तो आरव का सारा शरीर तन गया। दामिनी ने अपना हाथ वापस खींच लिया और धीमी आवाज में बोली, आरू, मैं तेरी मर्जी के बिना तुझको कहीं नहीं ले जाऊंगी। आई प्रॉमिस। सब अच्छा होता तो
हम 3 दिन बाद कूर्ग जा रहे होते। आरव ने अपने घुटने समेटे और एक तेज सांस ली। पूरी हिम्मत से रोके हुए आंसू उसे एक सांस में गूंज गए। दामिनी ने खुद को पक्का करते हुए आगे कहा, मैं चाहती हूँ हम दोनों कूर्ग चलें, अभी यही सही होगा। दीदी को भी यही सही लगता। फिर अपनी और आरव की तस्वीर उसके पास रखती हुई बोली, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स एट वन टाइम आरव, एक बार और कोशिश कर सकते हैं ना। दामिनी ने आरव के हाथ पर हाथ रख दिया। वो कुछ बोला तो नहीं, पर इस बार उसकी छुअन में नरमाहट थी, मानो उसके भीतर कुछ पिघल रहा हो। दोनों वैसे ही चुपचाप हाथ पकड़े जाने कितनी देर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद आरव ने अपना सर उसके हाथों पर टिका दिया। थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स खाएगा आरव? दामिनी ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। आरव ने हाँ में सर हिला दिया। दामिनी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि आरव की बहुत धीमी सी आवाज आई, चलते हैं मासी। कहाँ जाने की बात हो रही है? दरवाजे पर खाना लिए आरव की चाची खड़ी थी। उन्हें देखकर आरव दामिनी के पीछे आकर खड़ा हो गया। दीदी, जिया जी, मैं और आरव छुट्टियों में बाहर जाने वाले थे। मैं आरव को वहीं ले जा रही हूँ 3 दिन बाद, दामिनी ने जवाब दिया। चाची ने आरव का हाथ अपनी तरफ खींचा और बोली, हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? आरव कहीं नहीं जाएगा। आरव के दूसरे हाथ में दामिनी की शर्ट कस गई। दामिनी ने चाची की कलाई पकड़ी और आरव का हाथ छुड़ा दिया। आरव की कस्टडी मेरी है, जहां मन हो ले जा सकती हूँ। आपको समस्या हो तो वकील साहब से बात करिए और दोबारा आरव को हाथ मत लगाइएगा। दामिनी आरव को वापस अपने पीछे करते हुए बोली। चाची की कलाई लाल पड़ गई थी। जब हमारी जरूरत ही नहीं है तो हम यहाँ से अभी चले जाते हैं। चाची चिल्ला पड़ी। वो आपकी मर्जी है, आरव मेरे साथ जाएगा और मुझको कोई नहीं रोक सकता। चाची खाने की थाली वहीं पटक कर कमरे से चली गई। दामिनी का गुस्सा संभल नहीं पाया था। वो कुछ और करती इससे पहले आरव उससे चिपक गया। सिसकियों से उसका सारा शरीर कांप रहा था। दामिनी ने आरव को दोनों हाथों से कस लिया। उस पर लगा जैसे आरव के लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगी। उसने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, अब वो आरव को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दामिनी और आरव सुबह की फ्लाइट से मैसूर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनकी टैक्सी इंतजार कर रही थी। रास्ता लंबा था लेकिन बहुत सुंदर। नारियल केले के पेड़ जैसे हर आंगन में लगे थे। चारों तरफ हरियाली के बीच बने छोटे छोटे घर, जिनकी खपरेल पड़ी लाल टेपर वाली छतों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। हल्की बारिश गिर रही थी। आरव खिड़की से बाहर पीछे छूटती दुनिया देख रहा था। दामिनी आरव को देखते हुए अपने भीतर वो हिम्मत ढूंढ रही थी जिसके सहारे आगे का रास्ता चलना था। कुछ देर बाद आरव को नींद आ गई। दामिनी उसके पास खिसक आई और धीरे से उसका सर अपने कंधे पर टिका लिया। कूर्ग एक बहुत अलग किस्म का हिल स्टेशन है। मेन मार्केट की सड़क पर भी यूं लगता है जैसे वक्त थम गया हो। जगह जगह मसाले, कॉफी और शहद की दुकानों के बोर्ड लगे हुए थे। शहर से कुछ बाहर जाकर एक रिजॉर्ट था। बारिश और कोहरे की वजह से लगता था जैसे हरियाली और हरी हो गई हो और आसमान उसे समेटने को अपने सिरे खोले दे रहा हो। रिजॉर्ट के कमरे में पहुंचते ही आरव फिर खिड़की के पास जाकर बैठ गया। दामिनी ने आरव का हाथ पकड़ा और बोला, यहाँ खिड़की पे बैठने नहीं आए हम, तुम्हारे पापा ने ट्रैक बुक किया था, चलो मेरा रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं। आप चलेंगे ट्रैक पर? आरव ने इतनी हैरानी से पूछा कि दामिनी को हंसी आ गई। हाँ चलो, उठो अब। अगले 4 दिन कहाँ बीते दामिनी को पता ही नहीं चला। उसने आरव के साथ जिप लाइनिंग की। घाटी के एक छोर पर बंधे तार से लटक कर दूसरे छोर तक जाने में उसकी सांसें अटक गईं। लेकिन आरव मुस्कुरा रहा था। इतने दिन में पहली बार वो इस मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकती थी। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए दामिनी को लगता कि वो कैसे आरव की ये मुस्कुराहट बनाए रखे। बस उनके ट्रैक पर इंस्ट्रक्टर ने बताया कि इस इलाके में एक सिवेट बिल्ली की प्रजाति है जो कॉफी की बीन्स खा जाती है। उसकी पचाई हुई बीन्स से दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बनती है। आरव ने यह सुना तो इतनी जोर से हंसा कि सारा ग्रुप उन दोनों को घूरने लगा। मासी लोग कुछ भी खाते हैं। आरव हंसे जा रहा था जी खोलकर। उस पल दामिनी को किसी की चिंता नहीं थी। लोग कितना भी घूर सकते थे। तभी उसका फोन बजा। ऑफिस से उसकी बॉस का फोन था। दामिनी, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ, लेकिन 1 महीना होने को आ रहा है। सिंगापुर प्रोजेक्ट रुका हुआ है। वी नीड यू इन द ऑफिस। कब वापस आ रही हो? दामिनी अपनी बॉस की बात सुन तो रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान आरव पर था जो
अब उसे बहुत गौर से देख रहा था। आरव साफ कर चुका था कि वो मुंबई नहीं जाना चाहता था और मुंबई में उसकी जिंदगी अब उसका और इंतजार करने को तैयार नहीं थी। दामिनी एक बार फिर दोराहे पर आ खड़ी हुई थी। किसका फोन था? आरव ने दामिनी के फोन रखते ही पूछा। ऑफिस से था। चल, हमारा ग्रुप चला जाएगा, दामिनी ने बात पलटते हुए कहा। उस दोपहर दामिनी आरव को लोकल म्यूजियम दिखाने ले गई। म्यूजियम के क्यूरेटर रिटायर्ड कर्नल थे और आरव के सभी सवालों का बहुत इत्मीनान से जवाब दे रहे थे, लेकिन दामिनी का ध्यान न सवालों पर था न जवाबों पर। उसे आगे की चिंता खाए जा रही थी। उसकी कंपनी का कोई दिल्ली ऑफिस था नहीं, तो ट्रांसफर की कोई बात तो हो भी नहीं सकती थी। उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां थीं। वो कंपनी की हेड डिजाइनर थी, यूं उठकर दिल्ली भी नहीं आ सकती थी। अगर नौकरी छोड़नी भी पड़ती तो उसको कम से कम मुंबई में 3 महीने लगते। दिल्ली में आरव का स्कूल था, दोस्त थे, एक पूरी जिंदगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि किसकी जड़ें काटना ज्यादा आसान होगा, आरव की या खुद की। रिजॉर्ट तक का सारा रास्ता इसी उधेड़बुन में कट गया। मासी, आरव की आवाज से दामिनी का ध्यान टूटा। मैं गेम्स एरिया में जाऊं? आरव ने पूछा तो दामिनी ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। कम से कम आरव अब गुमसुम नहीं था। दामिनी वहीं रिजॉर्ट की लॉबी में बैठ गई। चारों तरफ कोहरे ने घाटी को सफेद चादर में लपेट रखा था। ठंडी हवा चल रही थी और कोहरा लॉबी की बालकनी से बह बह कर अंदर आ रहा था। उसकी दीदी को कितनी पसंद थी ऐसी घाटी, ऐसी धुंध। उसे इस वक्त दीदी बेइंतहा याद आ रही थी। अकेली पड़ गई थी एकदम। आरव के लिए मजबूत होते होते खुद कितना बिखर गई थी भीतर। आंसू आंखों की कोरों से गिर सकते थे इसी वक्त। आरव आसपास नहीं था। तभी उसने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। आरव था। दामिनी ने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे, लेकिन आरव देख चुका था। वो उसके बगल में बैठा और बोला, मासी कुछ पूछूं? आपको कैसे लगा था जब आपको मम्मी के पास आकर रहना पड़ा था? आरव दामिनी से निगाहें चुरा रहा था। दामिनी उसकी मुश्किल समझ रही थी। उसकी तरह आरव भी तो कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। उन दोनों का दर्द अलग कहाँ था? मुझे सिर्फ ये पता था कि अब दीदी के पास ही रहना है, और मैं भी अपने घर में बिना मम्मी पापा के नहीं रहना चाहती थी। दीदी ले गई, मैं चली गई, बस। छोड़िए सब, चल लंच करने चलते हैं, दामिनी उठते हुए बोली। 2 कदम चली ही थी कि आरव बोला, मुझे भी आपके पास रहना है, जैसे आप मम्मी के पास रही थी। मेरे को आपके बिना नहीं रहना मासी। इतना कहकर आरव अचानक से उठा और उसके गले से लग गया। बोला, मुंबई में जाड़ा तो नहीं होता ना? तो स्वेटर और जैकेट दिल्ली में छोड़ जाएंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।